अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब ये आर्टिकल क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इससे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में बताया था। आज भी हम लोग इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे कि वेक्टर के वो वाले पार्ट्स जो कि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक सादा सी कंडीशन जो है वो लगाई थी। वो ये थी कि अगर उन पार्ट्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो वेक्टर के ऐसे पार्ट्स को हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा था। अब ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं किसी भी वेक्टर के, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं उसको हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोसेस के ज़रिए निकाला था जिसको हम लोगों ने कहा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इस आर्टिकल में भी हम लोग दोबारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन करेंगे। क्या है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग वेक्टर को उसके पार्ट्स में हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा था। द स्प्लिटिंग of a vector into its rectangular component is called resolution of vector। अब ये दोनों कंसेप्ट चूँकि इस आर्टिकल में यूज़ होने थे इसलिए मैंने आप लोगों को इनकी डेफिनेशन पहले ही क्लियर कर दी। अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं कि लेट हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। इनको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। आइए आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है और ये मेरे बच्चों वाई एक्सिस होता है। अब ये एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक वेक्टर जो है ये ए वेक्टर है जिसको हम लोगों ने ओ एम लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। साथ साथ जो हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं साथ साथ उसका डाटा भी लिखते जाते हैं कि जो हमारे पास ओ से लेकर एम तक की लाइन है वो ए वेक्टर हमारे पास है। इसी तरीके से एक और वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम लोग बी वेक्टर कहते हैं और ये ओ एन लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ। अब जो ओ से लेकर एन तक की लाइन है वो हमारे पास बी वेक्टर है। अब हम लोगों ने अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करना हो तो हमें जो रूल इस्तेमाल करना पड़ता है वो है हेड टू टेल रूल। क्या हो गया कि अगर हमने ऐड करना है वेक्टर ए को बी के अंदर तो हम लोग जो रूल इस्तेमाल करते हैं वो है आपके पास हेड टू टेल रूल। इस रूल के ज़रिए हम लोग दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब अगर हम लोगों को ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर को ऐड करना हो बाय हेड टू टेल रूल, क्या है? पहले वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ हम लोगों ने कोइंसाइड कर देना है।
इसके लिए हम लोग ये बी वेक्टर जो है ये ए वेक्टर के अंदर ऐड करेंगे। हमारे पास ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर की हेड है, इसको बी वेक्टर के टेल के साथ जो है वो कोइंसाइड कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो बी वेक्टर है। बाय हेड टू टेल रूल ए वेक्टर को हम लोगों ने बी वेक्टर के अंदर जो है वो प्लस कर दिया है। अब बहुत स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये एक नया वेक्टर हम लोगों ने लिया है। एक्चुअली ये नया वेक्टर नहीं है, ये बेसिकली इसी बी वेक्टर को, इसी का रेफरेंस वेक्टर हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया है और हेड टू टेल रूल की मदद से इसको ऐड कर दिया है। अब अगर हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर लेना हो तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे लेते हैं, पहले की टेल को आखिरी के हेड से कोइंसाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो ये हमारे पास पहला ए है, इसकी टेल को जब हम लोग बी के साथ जो है वो कोइंसाइड करेंगे तो हमारे पास ये रेड कलर का जो वेक्टर आया है ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है और इसको हम लोग पॉइंट पी कहते हैं। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है हमारे पास, इसका भी डाटा लिख लेते हैं। ओ से लेकर पी तक की जो लाइन है वो हमारे पास आर वेक्टर है। अब ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड सम होने वाले सारे वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के इफेक्ट, ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन के इफेक्ट के बराबर होती है, उसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब हमारा असल आर्टिकल तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अभी मैंने डेफिनेशन बताई है कि ऐसे कंपोनेंट जिनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। और मेरे बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने के लिए जो हम लोग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि अगर किसी वेक्टर को आप लोगों ने तोड़ना है, स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो आपको किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट लेना है उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोगों को पता है बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये ओरिजिन से लेकर पॉइंट क्यू तक ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरीके से क्यू से लेकर एम तक ये हमारे पास ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। ये अब हम लोगों ने ए वेक्टर को तोड़ लिया, रिजॉल्व कर लिया बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ये चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अब अगर हम लोगों को बी वेक्टर को तोड़ना हो फिर भी हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इस्तेमाल करना है। प्रोसेस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये कहता है कि अगर एक वेक्टर को तोड़ना है, स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, तो आप लोगों को उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑन एक्स एक्सिस तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ऑन वाई एक्सिस तो वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग अब बी वेक्टर को जो है वो तोड़ते हैं। बी वेक्टर को जब हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो हम इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट करता है। अब किसी भी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो ओरिजिन से यानी उसकी टेल से हमारे पास एक्स एक्सिस के उस पॉइंट तक होता है जहां पर वो इंटरसेक्ट करता है। अब बेसिकली बी वेक्टर की जो टेल है वो तो हमारे पास ये है, इसलिए ये रेफरेंस लाइन जो है ये ड्रॉ की जा रही है। ये रेफरेंस लाइन, ये पॉइंट एस कह देते हैं। अब इसकी टेल एम पॉइंट पर है तो एम से लेकर ये जो एस तक का ये जो आपके पास डिस्टेंस है वेक्टर है, ये बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरीके से एस से लेकर आर तक जो है ये हमारे पास बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो हम लोगों ने बी वेक्टर को भी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। अब जो हमारे पास डाटा आया है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। ये देखें, ओ से लेकर क्यू तक जो है लाइन, ओ से लेकर क्यू तक की जो लाइन है वो तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह क्यू से लेकर वाई तक, क्यू से लेकर एम तक की जो लाइन है, क्यू से लेकर एम तक की जो लाइन है वो हमारे पास ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। इसी तरह एम से लेकर एस तक की जो लाइन है,
एम से लेकर एस तक की जो लाइन है वो हमारे पास बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह एस से लेकर पी तक की जो लाइन है वो हमारे पास है बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट। अब हम लोगों ने वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ लिया है। अब देखें कि ये हमारे पास Q से लेकर M तक और M से लेकर S तक और S से लेकर R तक ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप जो है वो बन रही है, जिससे ये साबित होता है कि अगर M से लेकर S तक BX है तो ये वाला हिस्सा भी जो है ये हमारे पास BX के बराबर होगा। इसी तरीके से आप लोग चेक कर लें कि अगर Q से लेकर M तक जो है वो AY है तो S से लेकर R तक जो है ये भी हमारे पास AY आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप ऐसी शेप होती है, ऐसी क्लोज शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये BX है तो ये भी BX होगा, अगर ये AY है तो ये भी AY हो जाएगा। तो हम लोग अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास M से लेकर S तक जो मेरे बच्चों हमारे पास था वो BX था, लेकिन हम लोगों ने ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर देखा क्या भला कि हमारे पास M से लेकर S तक जो है वो तो QR के बराबर है। अभी देखें MS जो है वो तो BX है, इसका मतलब ये हुआ QR भी जो है वो हमारे पास BX के बराबर आ जाएगा। ये हम लोगों ने निकाल लिया और शक्ल में भी हम लोगों ने यहाँ बता दिया। इसी तरीके से अगर Q से लेकर M तक AY है तो इसका मतलब ये हुआ कि R से लेकर S तक ये भी हमारे पास AY है। तो हम लोग लिख लेंगे कि MQ लाइन जो है वो RS लाइन के बराबर है और वो हमारे पास A वेक्टर का Y कंपोनेंट है। अब ये हमारे पास Y कंपोनेंट आ गया। अब हम लोगों ने जो दो वेक्टर्स A और B को ऐड किया था बाय हेड टू टेल रूल, उसको हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हमारे पास एक और वेक्टर, थर्ड वेक्टर है R, ये वाला रेड कलर वाला। अब अगर आप लोगों ने इस वेक्टर को तोड़ना है तो इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो R पॉइंट पर ही आकर टच करेगा और ओरिजिन से लेकर उस R पॉइंट तक वो R वेक्टर का X कंपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह R से लेकर P तक ये वाली जो लाइन है यहाँ पर ये हमारे पास A वेक्टर R वेक्टर का Y कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा। अब हम लोगों ने R वेक्टर को तोड़ दिया इनटू आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हम लोगों ने इस ट्रायंगल में देखना है OR जो है, आप फिगर में भी देख सकते हैं कि OR जो है O से लेकर R तक की जो लाइन है वो हमारे पास O से लेकर Q तक की लाइन है प्लस Q से लेकर R तक की लाइन के बराबर है। अब देखें OR जो है अभी हमने देखा है कि वो RX के बराबर है, तो इसको हम लोग RX जो है वो लिख लेते हैं और OQ जो है वो हमारे पास A वेक्टर का X कंपोनेंट है। इसी तरीके से QR जो है वो तो B वेक्टर का X कंपोनेंट है, तो ये हमारे पास BX आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर का X कंपोनेंट जो है वो निकाल लिया है। रिजल्टेंट वेक्टर R था तो उसका X कंपोनेंट, ये इक्वेशन बता रही है कि जितने वेक्टर्स हम लोग ऐड किए हैं, हम लोगों ने A और B यानी दो वेक्टर ऐड किए हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का X कंपोनेंट उन दोनों वेक्टर के X कंपोनेंट के प्लस के बराबर आएगा। तो ये हम लोगों ने R वेक्टर का X कंपोनेंट निकाल लिया है। सिमिलरली अगर अब हम लोग R वेक्टर का Y कंपोनेंट निकालें, Y कंपोनेंट, तो ये देखें R से लेकर P तक जो है ये तो R वेक्टर का Y कंपोनेंट है। और चेक कर लें फिगर से, R से लेकर P तक जो है वो तो आपके पास R से लेकर S तक प्लस S से लेकर P तक की लाइन बराबर है। अब RP जो है R से लेकर P तक ये तो
आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, इसी तरह आर से लेकर एस तक ये तो ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, इसी तरह एस से लेकर पी तक ये तो बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट। तो ये हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट जो है वो निकाल लिया है, जो ये बता रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट एडिड होने वाले ए और बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट के सम के बराबर है। तो ये सारी इक्वेशन ये बता रही हैं कि हम लोगों ने वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐड कर लिया है, ये एडिशन जो है वो दिखा रहा है। अब अगर हम लोगों ने आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, अगर हम लोगों ने आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो हमें एक बड़ी ट्रायंगल कंसीडर करनी पड़ेगी, ओ से लेकर आर तक, आर से लेकर पी तक, ये वाली ट्रायंगल हम लोगों को कंसीडर करनी पड़ेगी। अब इस ट्रायंगल में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आर को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब ये ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ओ आर और पी, ओ आर और पी, ये वाली ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, इसके बराबर होता है। अब ये देखें हाइपोटेन्यूस जो है वो ओ से लेकर पी तक है, तो हम लोग लिख लेंगे ओ से लेकर पी तक की लाइन का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो है वो ओ से लेकर आर तक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ओ से लेकर आर तक का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आर से लेकर पी है, तो ये लिख लेंगे आर से लेकर पी तक की लाइन का स्क्वायर। अब आप लोग चेक कर लें, ओ पी जो है ओ से लेकर पी तक जो है वो तो आर वेक्टर है। अगर आप लोग यहाँ से भी चेक करना चाहें, हम लोगों ने पीछे गिवन डाटा में भी बनाया हुआ है, ओ पी जो है वो आर वेक्टर के बराबर है, तो ये आर वेक्टर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और ओ से लेकर आर तक, ओ से लेकर आर तक जो है वो अभी हमने निकाला है, ओ से लेकर आर तक जो है वो ओ क्यू प्लस क्यू आर है, वो तो आर एक्स के बराबर है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे आर एक्स का स्क्वायर। इसी तरह आर पी जो है, आर पी ये देखें आर पी जो है वो आर वाई के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर वाई का स्क्वायर। अगर हम लोगों ने आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है तो दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे। अब ये इसके साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और साथ में अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल ली। लेकिन अभी हम लोगों ने पीछे ये देखा है कि आर एक्स जो है वो तो ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है, तो आर एक्स की वैल्यू हम लोग ये पुट कर देंगे। इसी तरह आर वाई का स्क्वायर, आर वाई जो है वो तो ए वाई प्लस बी वाई है, तो आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई हम लोग पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स पूरे का स्क्वायर, इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई पूरे का स्क्वायर और साथ में अंडर रूट आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लिया है, और आप लोग चेक कर रहे हैं ये इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, क्योंकि एक्स और वाई हम लोगों ने कहा था कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब अगर ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा हो, तो इस आर वेक्टर की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ओ आर पी, ट्राइंगल ओ आर पी। अब इस ओ आर पी में हम लोग टेंजेंट थीटा लगाएंगे। अब टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये देखें परपेंडिकुलर ये पूरा इस ट्राइंगल का, वो तो हमारे पास आर वाई है। इसी तरह बेस ये वाला, ये तो हमारे पास आर एक्स है, तो हम लोगों ने थीटा लेना है, तो टेंजेंट उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा आर वाई ओवर आर एक्स आ जाएगा। लेकिन बच्चों अभी हम लोगों ने आर वाई निकाला है, आर वाई तो ए वाई प्लस बी वाई के बराबर, इसी तरह आर एक्स जो है वो तो ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है, तो हमारे पास थीटा जो है वो आ जाएगा
टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स के जो है वो बराबर आ गए। तो ये हम लोगों ने उस वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन निकाल ली। ये था हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब अगर हम लोगों ने थीटा की डायरेक्शन निकालनी हो तो थीटा की डायरेक्शन जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आर के आर एक्स और आर वाई पे डिपेंड करती है, और वो अगर हम लोगों ने सीखनी हो तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के बराबर के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। कैसे कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्स है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये हमारे पास आपके पास माइनस वाई आ जाएगा। अब ये वाला क्वाड्रेंट जो है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला हिस्सा वाई का यूज़ करते हैं तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव होती है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, जबकि वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव होती है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू लिख ली है। अब अगर हम लोगों ने थीटा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में हमें पता करना हो तो हमें उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी आर एक्स और आर वाई की हम लोगों को वैल्यू का पता होना चाहिए। अगर आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और अगर हमारे पास आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव और आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरीके से अगर आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरीके से अगर आर एक्स पॉजिटिव और आर वाई नेगेटिव हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। पहले क्वाड्रेंट में किसी भी वेक्टर का बनने वाला एंगल थीटा जो है वो एंगल फाई के बराबर होता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो हमारे पास 180 माइनस फाई के बराबर होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो 180 प्लस फाई के बराबर होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो 360 माइनस फाई के बराबर होता है। फाई वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी क्वाड्रेंट में बना रहा होता है। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल